नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या ट्रंप का 5 दिन के हाफ सीज फायर का प्लान फेल होने वाला है। ट्रंप ने एक तरफा ऐलान तो कर दिया, लेकिन ना तो ईरान रुक रहा है और ना ही रुक रहे हैं नेतन्याहू। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने तो ट्रंप से बगावत ही कर दी है। क्या ये वाकई बगावत है, ये भी देखेंगे। लगातार नेतन्याहू ईरान पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती ये जंग जारी रहेगी। इतना ही नहीं, ईरान ट्रंप को खुली धमकी देने के साथ ही उनके 5 दिन के सीज फायर का मखौल उड़ाता दिख रहा। बड़ा दिलचस्प पोस्ट आया है, वो आपको दिखाएंगे। आज आपको बताएंगे कि क्या सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे देश अब ईरान के खिलाफ सीधी जंग शुरू करने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है, देखिए अब तक ये देश सिर्फ ईरान के हमलों से अपना बचाव कर रहे हैं। सऊदी अरब ने यहां तक कहा था कि वो अपने एयरबेस ईरान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन अब सऊदी अरब ने मक्का शहर के पास स्थित एयरबेस को इस्तेमाल करने की अमेरिका को अनुमति दे दी है। यानी अब ईरान पर अमेरिका सीधे हमले कर सकेगा। दरअसल लोगों को सिर्फ ये लग रहा है कि इस युद्ध की वजह से दुनिया में सिर्फ तेल, गैस, इन 2 चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ईरान के हमलों की वजह से मुस्लिम देशों में अनाज, दाल, सब्जियों का संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि ये देश 80 से 90% अनाज, दाल, सब्जी इन सब के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। आज आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ट्रंप अब इस युद्ध से निकलने का एग्जिट प्लान खोज रहे हैं। अब वो इस युद्ध का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई बलि का बकरा खोज रहे हैं। आज तो उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री को ही कह दिया कि युद्ध के लिए ये जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पीट हेगसेथ, यू वर द वन हु सेड इट, आप ही ने कहा था अटैक करने को। आज आपको बताएंगे कि कैसे 5 दिन के लिए युद्ध रोकने का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रंप कार्ड नहीं, ब्लफ है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर अमेरिका को इस युद्ध से क्या हासिल हुआ, और अगर ये ब्लफ कार्ड है तो ट्रंप ने क्या सोचकर ये ब्लफ कार्ड खेला है। बताएंगे कि इजराइल ने एक अली लारीजानी को मारा तो ईरान दूसरा अली लारीजानी लेकर आ गया, और इस बार ईरान ने जिस नेता को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया है अली लारीजानी की जगह, वो पिछले सभी नेताओं में सबसे ज्यादा कट्टर माने जा रहे हैं। इनका नाम है मोहम्मद बाकर ज़ोलगद्र, जिन्हें ईरान की सिक्योरिटी डीप स्टेट का आदमी माना जाता है। ईरान में सिक्योरिटी डीप स्टेट का मतलब है IRGC के उस ढांचे से जो पिछले 4 दशकों से ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा कर रहा है। ईरान में आज तक जितने भी जन विद्रोह को रौंदा गया है, उनके पीछे यही सिक्योरिटी डीप स्टेट था, और इसी की रीढ़ माने जाने वाले मोहम्मद बाकर को ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह खबर बहुत बड़ी है, और इसीलिए आज हमने बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर से की है, क्योंकि मोहम्मद बाकर रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में ब्रिगेडियर जनरल के रैंक तक पहुंचे, और माना जाता है कि उन्होंने ही IRGC में रहते हुए हमास, हिजबुल्ला, हूती जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को ट्रेनिंग और हथियार दिए। यानी बड़ी खबर यही है कि जिस शख्स को आज अली लारीजानी की तख्त पर बिठाया गया है, वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काम करता रहा है, उनके खिलाफ हौसला रखता है, उनके खिलाफ लड़ने की तकनीक जानता है, और ईरान झुकने को अब भी तैयार नहीं है। आज अगर हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन रॉकेट और मिसाइल हमले कर पाते हैं तो इसके पीछे मोहम्मद बाकर का ही दिमाग है। मोहम्मद बाकर को अली लारीजानी के भाई सादेक अमोली लारीजानी का करीबी भी माना जाता है। यह है उनकी तस्वीर। वो ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के भी सचिव रह चुके हैं, जो संसद और गार्जियन काउंसिल के सभी टकरावों को सुलझाने का काम करती है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी अनुभव को देखकर उन्हें ईरान में अली लारीजानी का पद सौंप दिया गया है। मोहम्मद बाकर की सबसे खतरनाक बात जानते हैं? सबसे खतरनाक बात यह है कि वो ईरान के लिए शहादत देना चाहते हैं। वो कहते हैं खुलकर कि ईरान में किसी भी कीमत पर इस्लामिक शासन की नींव हिलनी नहीं चाहिए। वो अमेरिका और इजराइल को शैतान देश कहते हैं। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को खत्म करने पर बातचीत चल रही है, लेकिन आज ईरान ने बड़ा संदेश दिया है। मोहम्मद बाकर को अपॉइंट करके अली लारीजानी की जगह पर एक बड़ा संदेश दिया है। मोहम्मद बाकर एक ऐसे कमांडर और नेता हैं जो बातचीत में नहीं
बंदूक से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में यकीन रखते हैं। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ईरान के पास हार्ड लाइन रखने वाले नेताओं की कमी नहीं है। ईरान में ऐसी व्यवस्था है कि वहां एक लारीजानी मरता है तो उसकी जगह उससे भी कट्टर अली लारीजानी आ जाता है, और अब भी यही हुआ है। हालांकि मोहम्मद बाकर का ये जिम्मेदारी ऐसे समय पे मिली है जब खाड़ी के मुस्लिम देशों का सब्र अब टूटता जा रहा है। पिछले 25 दिनों से पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे देश इस युद्ध में ईरान के खिलाफ शामिल होंगे या नहीं होंगे। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हर तरफ का मीडिया अलग अलग तरीके से इस खबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच हमने देखा है कि जिस बात से हम लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, वो सब कुछ जैसा होता हुआ दिख रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस सवाल का जवाब बहुत जल्द पूरी दुनिया को मिलने वाला है और खाड़ी के ये मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर सकते हैं। हम कोट कर रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है जब सऊदी अरब ने अपने किंग फहद एयर बेस को अमेरिका के लिए खोल दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका अगर ईरान पर हवाई हमले करता है तो उसके लड़ाकू विमान सऊदी अरब के इस एयरबेस से उड़ान भर सकेंगे। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सऊदी अरब के किंग फहद एयरबेस से मक्का शहर की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 65 किलोमीटर। इससे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जो जगह धार्मिक रूप से सऊदी अरब के लिए इतनी संवेदनशील है, वहां उसने अमेरिका को प्रवेश की इजाजत क्यों दी है? यह भी तब हुआ जब इससे पहले तक सऊदी अरब लगातार कह रहा था कि वो अपने किसी भी एयरबेस को ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, और अब मक्का से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर अपना एक बेस अमेरिका को दे देता है। यहां सवाल यही है कि क्या सऊदी अरब के इस रुख में यह बड़ा बदलाव इसलिए आया है क्योंकि वो अब इस युद्ध में शामिल होने के बारे में सोच रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से हम आपको यह खबर बता रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ही नहीं, जो अरब देश है यूएई ने भी अपने रणनीति को काफी हद तक बदला है। अल-कुद्स के मुताबिक अब यूएई की सरकार का धैर्य टूटता जा रहा है। यूएई ने मानकर अभी चल रहा है कि यह युद्ध 7 से 9 महीने तक चल सकता है। ऐसी स्थिति में यूएई भी ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए इस युद्ध में कूद सकता है, और इसके लिए यूएई ने ईरान के खिलाफ हंटर चलाना भी शुरू कर दिया है। संकेत सख्त है। यूएई ने दुबई, अबू धाबी में ऐसे अस्पतालों, संस्थाओं, सोशल क्लब्स को बंद करा दिया है जिनका संबंध ईरान से था। इसके अलावा यूएई अब ईरान की सॉफ्ट पावर पर भी वार कर रहा है और वो उसकी आर्थिक सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है। और यूएई ही वो देश है जिसने 22 देशों के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए एक संयुक्त बयान जारी करवाया। यूएई के अलावा बहरीन को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने उसकी जमीन से ईरान पर मिसाइलें दागी हैं, और ये सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं कि अब खाड़ी के मुस्लिम देश ईरान के हमलों को चुपचाप नहीं सहेंगे। इसकी जगह ये देश इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं और ईरान के खिलाफ जवाबी हमले कर सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी नई रिपोर्ट में इसकी आशंका भी जताई है और ये कहा है कि अब खाड़ी देशों का सब्र टूटता जा रहा है और ये युद्ध अमेरिका के सीज फायर से पहले और ज्यादा फैल सकता है। यहां इस बात को भी समझना होगा कि ईरान तो पहले दिन से इन खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, फिर आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये देश अब ईरान के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उतरने को तैयार हो गए। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं जिन्हें मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब दिखाना चाहती हूं। पहला बड़ा कारण, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले बड़े कारण से। ईरान के हमलों से इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान का तेल उत्पादन 70% तक कम हो गया है। जूम इन कर दीजिए। ये तमाम देश जो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, इन सब का हमलों के बाद से तेल उत्पादन सिर्फ आप सोचिए 70% कम हो गया है। पहले 1.7 करोड़ बैरल बनाते थे और अब सिर्फ 51 लाख बैरल वो बना पा रहे हैं। तो हर दिन 11,000 करोड़ रुपए का इन देशों को नुकसान हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर आर्थिक चोट इस तरह की कितने दिन ये सहेंगे। दूसरा कारण वो ये है कि इस युद्ध ने इन देशों का दाना पानी बंद कर दिया है। दुनिया तो यही बता रही है
कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल बंद हो गया है, भाई वहां कच्चा तेल, गैस दुनिया को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोई ये बता रहा है कि इस समुद्री मार्ग के बंद होने से यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ओमान, इन तमाम देशों में अनाज, सब्जियां, क्योंकि अनाज हो, सब्जी हो, दाल का संकट हो रहा है। दूसरे देशों पर निर्भरता आप जानते हैं यूएई की कितनी है? 90%। कतर की 90%। इनका अनाज, सब्जी, दाल सब कुछ दूसरे देशों से आता है, इंपोर्ट करते हैं। ऐसे ही बहरीन 85%, इराक 70%, सऊदी अरब 80%, कुवैत तो 95%, ओमान 75% और ईरान 25%। तो ये दो बड़े कारण हैं। एक तो इनकी अर्थव्यवस्था को चोट लग रही है बड़ी, जिसकी वजह से ये मतलब ऐसी हालत में है कि भाई आर्थिक मंदी जबरदस्त आने वाले कई सालों तक इनका पीछा करेगी। दूसरी तरफ अनाज, खाना, पानी, अगर यहां पर भी दिक्कत हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर निर्यात नहीं करेंगे तो इन देशों पर अनाज संकट, मतलब सब्जियों का, अनाज का, दालों का संकट आ रहा है। यानी ईरान की वजह से ये देश न सिर्फ आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, बल्कि अब इनके सामने भूखे मरने की नौबत भी आ सकती है, जिसके कारण अब ये देश चुप नहीं रहना चाहते और ईरान को जवाब देना चाहते हैं। मौजूदा फैसलों से ऐसा लगता है कि वो खाड़ी देशों को युद्ध में शामिल करने के खिलाफ है। वो खुद भी अमेरिका के लिए एक एग्जिट रूट तैयार कर रहे हैं। ना सिर्फ एग्जिट रूट, बल्कि वो ये साबित करने में भी जुट गए हैं कि इस युद्ध को शुरू करने के पीछे केवल उनका हाथ नहीं था। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि जब उन्होंने ईरान पर हमला करने के लिए राय मांगी थी, तब उनकी टीम से रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सबसे पहले आकर यह कहा था कि अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस युद्ध के खिलाफ थे। सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप कैसे अब इस युद्ध के लिए अपने ही मंत्रियों को शायद बलि का बकरा बनाने में जुट गए। राष्ट्रपति ट्रंप कोई नौसिखिए नेता नहीं है। बतौर राष्ट्रपति ये उनका दूसरा कार्यकाल है। कई आम लोग ऐसा मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहें, वो कभी कुछ फैसला लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। लेकिन जो लोग उनको करीब से देखते हैं वो कहते हैं देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस। मेथड टू मैडनेस अंग्रेजी का एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि अगर कोई किसी तरीके से अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए भी जाना जाता है तो उसके पीछे भी काफी सोची समझी रणनीति होती है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ईरान पर हमला करने की कीमत क्या होगी और इससे दुनिया में कच्चे तेल, नेचुरल गैस का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह जोखिम उठाया। अब जब उनकी विवेचना हो रही है, इस युद्ध को अमेरिका के लोग ही गैर जरूरी मान रहे, तब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टोपी किसी और के सिर पर डालकर बचना चाहते हैं और इस युद्ध के लिए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को घेर रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बात तो कही ही जाएगी कि उन्होंने बीते दिन 5 दिन के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की और इससे उनका बाजार भी वहां का उभर गया और कीमतें भी। लेकिन वही देखिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि वो हर फैसला खुद लेते हैं, उनकी दूरदर्शी सोच का कोई जवाब ही नहीं है, तो ऐसे में पीट हेग्सेथ का डिसीजन इसे क्यों बताया जा रहा है? खैर, ईरान भी राष्ट्रपति ट्रंप को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहता। आज साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी है और इसीलिए मैं ये लेके कर भी आई हूं अपने साथ। मतलब ईरान भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर चोट कर रहा है वो देखने लायक है। ईरान की जो एम्बेसी है उसने राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उसकी ईरान के साथ अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई है। ईरान उसका मजाक उड़ा रहा है। मैं आपको पढ़ के बताती हूं कैसे। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पीस यू, मतलब ट्रंप का उन्होंने इशारा किया है और उसके बाद से मतलब ट्रंप की तरफ से वो सब कुछ लिख रहे हैं इस मैसेज में। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा है हे आयतल्ला। ईरान ने तंज कसने के लिए ये व्हाट्सएप चैट एक पूरा बनाकर पोस्ट किया है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पीस बताया है ट्रंप को तंज कसते हुए, और फिर लिखा है हे आयतल्ला सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट फॉर श्योर। मतलब स्टाइल भी जो डोनाल्ड ट्रंप के बोलने का अंदाज है उसको भी कॉपी कर रहे हैं। ओह दैट्स गुड टू हियर। आई विल सीज अटैक्स फॉर 5 days। ये अच्छी बात है। देखिए, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मतलब ये वन साइडेड प्रेसिडेंट ऑफ पीस जो वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी तरफ से मैसेजेस हैं सारे, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। फिर ट्रंप कहते हैं ओह दैट्स गुड टू, ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर लिखते हैं 5 दिन के लिए मैं इसको रोक रहा हूं। फिर लिखते हैं थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये अंदाज है डोनाल्ड ट्रंप का। वो जब भी एक्स पर पोस्ट डालते हैं, ट्रूथ सोशल पर डालते हैं, तो वो थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर लिखते हैं
तो तंज कसते हुए ये पोस्ट आज वहां से डाला गया है ईरान की तरफ से। आज राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बड़ा सवाल यह नहीं है कि वो इस युद्ध को कैसे रोकेंगे, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इजराइल को कैसे रोकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे के सिर्फ 4 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर 2 बड़े हमले किए। इनमें पहले हमले में इस्फहान में नेचुरल गैस से जुड़े एक ढांचे को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे हमले में खुर्रम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर हमले किए गए और इसी दौरान दक्षिणी लेबनान में भी इजराइल की तरफ से भारी बमबारी की गई। देखिए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल किसी भी कीमत पर इस युद्ध में अभी के लिए ईरान और लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगा। क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है? अगर अमेरिका इस युद्ध को खत्म करके वापस लौट जाता है और इजराइल इस युद्ध को जारी रखता है तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी चीज होगी। अमेरिका के युद्ध खत्म करने से ईरान खाड़ी के मुस्लिम देशों पर जवाबी हमले करने का अधिकार पूरी तरह खो देगा। बात सीधी है, अब तक ईरान ने यही कहते हुए हमला किया ना, यूएई पर, सऊदी अरब पर, कतर पर, कुवैत पर, बहरीन पर, ओमान पर, इराक पर, कि इन देशों से अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और वहां से अमेरिका हमले कर रहा है। और क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, इसलिए ईरान को भी पूरा अधिकार है कि वो इन देशों पर जवाबी हमले करे जहां से अमेरिका अटैक कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका अपनी तरफ से इस युद्ध को खत्म कर देता है तो ऐसी स्थिति में तो ईरान खाड़ी के मुस्लिम देशों पर हमले नहीं कर पाएगा। भाई, जब अमेरिका इन देशों की धरती का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, जब अमेरिका युद्ध ही नहीं लड़ेगा, तो फिर क्या कहकर ईरान खाड़ी के इन देशों पर हमला करेगा? तब इससे ये युद्ध इजराइल और ईरान तक सीमित हो जाएगा। 2 देशों का युद्ध बन जाएगा जिसमें इजराइल ईरान पर हमले करेगा और ईरान इजराइल पर हमले करेगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुए युद्ध में इजराइल और ईरान का सीधा आमना सामना हुआ था और उस वक्त ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे और खाड़ी के मुस्लिम देशों पर तब तक कोई मिसाइल नहीं दागी थी जब तक अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। यानी इस खेल को करीब से समझें तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक तीर से 2 निशाने चलाना चाहते हैं, क्योंकि आखिर खाड़ी के ये देश भी अपनी सुरक्षा के लिए अगर अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो सवाल बहुत सारे हैं। अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकालकर ईरान से खाड़ी देशों पर किए जाने वाले जवाबी हमलों का अधिकार छीनना चाहते हैं और अमेरिका को भी एक लंबे युद्ध में फंसने से बचाना चाहते हैं। ऐसे हालात में अगर इजराइल अमेरिका की नहीं सुनता, इस युद्ध को जारी रखता है, तो इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका लगातार इजराइल के संपर्क में था, लेकिन जब अब अमेरिका इस युद्ध को खत्म करना चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप के ही मुताबिक ये बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है और इसमें इजराइल दूर दूर तक नहीं। यहां यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी इजराइल ईरान के खिलाफ इस युद्ध को जारी क्यों रखना चाहता है। मतलब वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रोकने से बड़ा सवाल इजराइल को रोकने का है। अगर आप अब तक के युद्ध को देखेंगे तो इजराइल ने इस युद्ध को सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रखा है। इजराइल जितने हमले ईरान पर कर रहा है उससे ज्यादा हमले वो लेबनान पर कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके पीछे हिजबुल्लाह एक कारण है, जो ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है, आतंकी संगठन है, लेकिन हकीकत में कहानी इतनी सीधी नहीं है। इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा है कि इजराइल को दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए और अपनी सीमा लितानी नदी तक बढ़ा देनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ये युद्ध सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए नहीं लड़ रहा है, उसका असली मकसद है ग्रेटर इजराइल बनाना, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश हो। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो ईरान इजराइल जैसे देशों के मुकाबले बहुत छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन फिर भी वो अपनी जमीन बढ़ाने के मकसद से काम कर रहा है। इसी मकसद के तहत इजराइल पर आरोप लग रहा है कि उसने 1000 से ज्यादा लोगों को मारकर दक्षिणी लेबनान के 14% इलाकों को खाली करा लिया है और वहां अपने सैन्य ठिकाने जमा लिए। ये बात इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों को परेशान भी कर रही है।
इन देशों ने हमेशा से माना है कि अगर इजराइल अपने नक्शे को बदलने की कोशिश करता है तो इसके लिए पहले तो वो अपनी सीमा लेबनान तक फैलाएगा, और अभी यही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार ये बातें उठ रही हैं कि क्या इजराइल ये युद्ध ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए लड़ रहा है। ग्रेटर इजराइल का मतलब उस भूखंड से है जिसमें लेबनान है, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, इजिप्ट, सऊदी अरब, कई इलाके सऊदी अरब के भी शामिल। इजराइल के विदेश मंत्रालय का दावा है कि आज से 3000 साल पहले इस भूखंड पर यहूदी साम्राज्य का शासन था। उस समय राजा शाउल, राजा डेविड और राजा सोलोमन 120 वर्षों तक यहां पर शासन किया, और यह वो समय था जब इस शासन में यहूदी धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन बाद में कसदी साम्राज्य के हमलों के बाद इस भूखंड पर अरब के खलीफाओं का शासन आया और यहां मुसलमान आकर बसने लगे। लेकिन इजराइल आज भी इस भूखंड को भूला नहीं है, और वो अब भी इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। इजराइल का यह भी कहना है कि बाइबल के पूर्व विधान में ग्रेटर इजराइल की सीमाओं का जिक्र है और इसे प्रॉमिस्ड लैंड बताया गया है। बाइबल में लिखा है कि पैगंबर इब्राहिम को जो जमीन मिली थी वो जमीन इजिप्ट की नाइल नदी से फरात नदी तक मौजूद है, और यही कारण है कि इजराइल इसके आधार पर जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सऊदी अरब के कुछ इलाकों को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा मानता है। अब सोचिए, अगर वो ये ग्रेटर इजराइल स्थापित करना चाहता है तो सऊदी अरब कितना नाराज होगा। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर ही देखते हैं, और पैगंबर इब्राहिम के पुत्र आइजैक और आइजैक के पुत्र जेकब का भी इन सभी धर्मों में जिक्र आता है, और इस्लाम धर्म में उन्हें पैगंबर याकूब कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आइजैक के पुत्र जेकब को ही इजराइल कहा जाता है, और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम जूदा था, जिन्हें यहूदा भी कहते हैं, और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी मनाए। अब 3000 साल पुराने इसी इतिहास को आधार बनाकर इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कह रहा है, और इसकी शुरुआत लेबनान से हो गई है, जहां 14% इलाकों पर इजराइल का कब्जा माना जा रहा है कि हो गया है, और इसीलिए इजराइल अभी इस युद्ध को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा, और ना वो रुक रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इजराइल पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उसे युद्ध की नहीं बल्कि वोटों की भूख है। इजराइल में इसी साल अक्टूबर महीने में संसदीय चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर यह आरोप लग रहा है कि वो चुनावों से पहले अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस युद्ध को खींच रहे हैं। ईरान के खिलाफ जो गुस्सा है इजराइल के लोगों में, उस भय पर खेल रहे हैं। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के 94% लोगों ने इस युद्ध के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया है, 94% लोगों ने, और इस युद्ध को इजराइल के अस्तित्व के लिए जरूरी बताया गया है। वहीं हमने आपको बताया इससे पहले भी कि अमेरिका में अगर इसी तरह का सर्वे होगा, अमेरिका में कई लोग अब प्रश्न पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन आज भी पूरा का पूरा इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़ा है। हालांकि हमले सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा है, ईरान ने इस युद्ध में इजराइल पर 79 टाइम्स मतलब 79 मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, जिससे तेल अवीव से लेकर कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखिए। האוטו התהפך. העדף. अब तक ईरान ये कह रहा था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं किया है,
लेकिन आज ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खुद इस बात को माना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण है और ईरान ही यह तय करेगा कि इस क्षेत्र में आगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सुनिए। अब यह बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समुद्री जहाजों की आवाजाही बंद होने से दुनिया में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भयानक संकट पैदा हो रहा है, तब ईरान ने कैसे इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने लिए नोट छापने की मशीन बना दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान इस युद्ध में अब भी प्रतिदिन 17 से 20 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है। मतलब कमाल है। दूसरे देशों में एक के बाद एक परेशानियों का पूरा सैलाब छोड़कर ये कच्चा तेल घोस्ट फ्लीट के जरिए ईरान बेच रहा है, जिसमें ऐसे जहाजों का इस्तेमाल होता है जिन पर ईरान का झंडा नहीं लगा होता। इस जहाज चोरी छिपे समुद्र में ईरान के कच्चे तेल को चाइना जैसे देशों के समुद्री जहाजों में ट्रांसफर करते हैं और इस तरह ईरान हर दिन 17 से 20 लाख बैरल कच्चा तेल बेचकर कम से कम 1600 करोड़ रुपए तक कमा रहा है। अगर हम ये मान लें कि 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अब तक ईरान ने हर दिन औसतन 17 से 20 लाख कच्चे तेल का निर्यात किया है बैरल का, तो इससे ईरान पिछले 25 दिनों में लगभग 40,000 करोड़ रुपए कमा चुका है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि हालत तो उसकी बड़ी खराब थी, पहले से ही थी, जबरदस्त महंगाई। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने इस तरह से अपने नियंत्रण में लिया है जिससे कोई भी जहाज बिना ईरान की इजाजत के वहां से गुजर ना सके। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं, देखिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो समुद्री जहाज कच्चा तेल नेचुरल गैस लेकर आते हैं उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते, ये तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा, रोज आपको दिखा रहे हैं। उधर पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ऊपर ईरान है और इधर देखिए, इसी में अगर आप देखिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से शिप्स को गुजरना पड़ता है, जहाज को। लेकिन हकीकत में ये बात सही नहीं है। जिस तरह गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़कें सड़कें होती हैं, हाईवेज होते हैं, ठीक उसी तरह से समुद्री मार्ग में भी समुद्री जहाज एक तय हाईवे से ही गुजर सकते हैं, एक प्लान रूट होता है। जैसे इस मामले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई 33 किलोमीटर जरूर है, लेकिन समुद्री जहाजों के गुजरने के लिए जो शिपमेंट लेन बनाई गई है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर चौड़ी है। जिस रास्ते से जहाज पर्शियन गल्फ की तरफ जाते हैं वो भी 3 किलोमीटर चौड़ा है और जिस रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके आते हैं वो भी सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। देख लीजिए, ये दोनों ही देशों की तरफ से, आप ईरान के पास से देखिए, उसका जो एरिया है पानी का उसको छोड़कर 3 किलोमीटर का रास्ता, इधर भी 3 किलोमीटर का रास्ता ही है जहां से शिप्स जा सकते हैं। अब ईरान पर आरोप लग रहा है कि उसने इसी शिपमेंट लेन पर समुद्र में बारूद बिछाकर उसे बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज इस हाईवे से नहीं गुजर रहा। इसकी जगह सभी जहाज ईरान के समुद्री तट की ओर जा रहे हैं। ऊपर जाइए, ये वाला जो इलाका है लाल वाला, जूम इन कर दीजिए, जो रेड पाथ हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब ये जहाज बिल्कुल उसके तट पर जाकर और आगे बढ़ रहे हैं। वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश हो रही है। अब ऐसा होने से ईरान को यह मौका मिल गया है कि वो इन जहाजों से टोल वसूल सकता है और ये कह सकता है कि अगर जहाज शिपमेंट लेन के बजाय उसकी समुद्री तट के पास से गुजरेंगे तो वो उनको सुरक्षा देगा, लेकिन बदले में क्या लेगा? पैसा, टैक्स। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यह टैक्स एक जहाज के लिए $2 मिलियन यानी 19 करोड़ रुपए इस तरफ आ जाएगी। कितना पैसा? एक जहाज के लिए 19 करोड़ रुपए, $2 मिलियन। केपलर के मुताबिक अब तक पिछले 25 दिन में 95 से 1000 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर चुके हैं और अगर हम ये मान लें कि हर जहाज से ईरान 19 करोड़ रुपए ले रहा है तो ये आंकड़ा 1875 करोड़, ये देखिए 1875 करोड़ अनुमानित कुल कमाई उसकी हुई है, क्योंकि 95 से 100 जहाज अब तक गुजरे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान ने सभी जहाजों से इतना टैक्स वसूला होगा, बल्कि हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से कितना पैसा कमा सकता है और अभी दावा है कि वो ऐसा कर भी रहा है, कई जहाजों से पैसे ले रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हुए ईरान का बचाव कर रहे हैं कि जब सुएज कैनाल, पनामा कैनाल से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूला जा रहा है तो फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऐसा क्यों नहीं कर सकता?
तो यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि दलील बिल्कुल भी सही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के आर्टिकल 38 के मुताबिक अगर कोई समुद्री रास्ता ऐसा है जिससे दुनिया के जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें वहां से गुजरने का पूरा हक है। कोई देश उन्हें यूं नहीं रोक सकता और ना ही उनसे टैक्स वसूल सकता है। लेकिन इसी जगह पर कोई रास्ता भी मौजूद है और वो रास्ता किसी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वहां टोल टैक्स वसूला जा सकता है। मतलब इधर वाला रास्ता बंद करके अपने तट से ले जा रहा है और फिर मजबूरी में टैक्स लोगों को देना पड़ रहा है। जैसे सुएज कैनाल, पनामा कैनाल और टर्किश स्ट्रेट्स का रास्ता वैकल्पिक रास्ता है और इन्हें बनाया गया है इसलिए यहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स की वसूली की जाती है। लेकिन जो रास्ते कुदरत से मिले हुए हैं उन रास्तों को कोई भी देश रोक नहीं सकता। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बबल मांडेब जैसे समुद्री रास्ते, यहां पर जहाजों से टैक्स नहीं लिया जा सकता है, जो कि प्राकृतिक रूप से रास्ते हैं। लेकिन इस नियम को वो मान नहीं रहा है। यहां ईरान का भी एक बड़ा तर्क है। ईरान का कहना है कि दुनिया को सारे नियम कानून उसी की बारी में याद आते हैं। जब अमेरिका इजराइल ने ईरान के शीर्ष नेताओं को मारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया, धज्जियां उड़ाई, तब दुनिया को नियम याद नहीं आए। अब जब चोट अपनी जेब पर लग रही है तब नियम याद आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें ईरान की तस्निम न्यूज एजेंसी ने जारी किया है और यह दावा किया है कि उत्तरी ईरान के लाहिजान में कल रात को एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर ईरान के इस्लामिक शासन का समर्थन किया है। ये तस्वीरें बहुत बड़ा हेडेक बनती दिख रही हैं अब इजराइल और अमेरिका के लिए। देखिए, कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस खबर में भी ईरान की कहानी के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके खूब पैसा छाप रहा है, लेकिन दूसरा पहलू भी आज बता रहा है कि ईरान की क्या हालत है। इस युद्ध ने ईरान की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। ईरान में अब उसकी करेंसी रियाल की वैल्यू जानते हैं, रद्दी के बराबर है। इस संकट से निपटने के लिए ईरान ने 1 करोड़ का नोट जारी किया है। हालांकि इस 1 करोड़ के नोट की कीमत भारतीय रुपए में 1 करोड़ नोट की कीमत सिर्फ 713 रुपए के बराबर है। अगर ईरान का एक व्यक्ति 4 लोगों के परिवार के लिए आटा और दाल खरीदने जाता है तो वहां ये 1 करोड़ का नोट भी कम पड़ जाएगा। 1 करोड़ का नोट। ईरान में ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 10 लाख रियाल पहुंच गई है। सब्जी, तेल, दूध 60 से 100% तक महंगी हो गई है। हालात यह है कि 4 लोगों के एक परिवार का खाने पीने का खर्च 3 करोड़ रियाल हो गया है और यह खर्च भी एक दिन का है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रियाल के 3 नोट हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ 3 दिन ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। ईरान में इस वक्त युद्ध के कारण महंगाई 42.5% के स्तर पर पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि इतनी महंगाई के बाद भी वहां लोग सरकार के खिलाफ अब तक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, बल्कि इस्लामिक शासन के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का युद्ध ब्रेक क्यों लिया? इस सवाल पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अपने अपने विश्लेषण में जुटे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने जा रहे हैं, ईरान पर बड़े हमले करने की तैयारी के लिए 5 दिन का समय लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात तो कही है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के सैन डिएगो से 3 युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है। हमने कल भी आपको बताया था। अमेरिका में ये चर्चा खूब चल पड़ी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाजार को बचाने के लिए उन्होंने कहा था और उसमें कई लोगों को दम भी दिख रहा है। मंडे को अनाउंस किया और 5 दिन के लिए कहा है ताकि मंडे से फ्राइडे बाजार जब खुले तो उस पर बुरा असर ना हो। युद्ध को लेकर जो डर भय है वो नियंत्रित रहे और अमेरिकी बाजार में इसका असर भी दिखा। लेकिन अमेरिका और भी बहुत कुछ सोच रहा है। आज सवाल यही है कि ये ट्रंप कार्ड है या ब्लफ कार्ड है, तो आइए उस पर भी बात करते हैं।
अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर, ये तीनों हम आपको दिखा रहे हैं युद्धपोत, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड को ईरान युद्ध के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। ये करीब 4 से 5 दिन पहले ही रवाना कर दिए गए। ईरान के लिए अमेरिकी सेना की यह मूवमेंट बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो युद्ध को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के 3 युद्धपोतों को ईरान की ओर मोड़ देना बड़े युद्ध का संकेत दे रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका हमेशा सरप्राइज फैक्टर पर काम करता है। अभी तक ईरान युद्ध में अमेरिका ने अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात किए थे। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे और अभी तक इन्होंने ही मोर्चा संभाला हुआ था। एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत ये होती है कि इनके जरिए बड़े हवाई हमले किए जा सकते हैं। यहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। इनमें से हर एक में अधिकतम 90 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। वो टेक ऑफ कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉमस्टॉक, यूएसएस पोर्टलैंड एक अलग तरह के युद्धपोत है। ये आर्ग यानी एम्फिबियस रेडी ग्रुप का हिस्सा है। ये ग्रुप अमेरिकी युद्धपोतों का एक ऐसा समुद्री दल है जिसका काम समुद्र से जमीन पर सैनिकों को उतारना, हमला करना, सैन्य ऑपरेशन तीनों चलाना है। एम्फिबियस रेडी ग्रुप। क्या अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की अगली चाल क्या होने वाली है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अब ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और मुमकिन है कि उसका हमला ओमान की खाड़ी या फारस की खाड़ी की तरफ से हो। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आर्क 10 युद्धपोतों का एक दल है जिन्हें फ्लोटिंग इन्वेजन ग्रुप कहा जाता है, यानी किसी देश पर जब भी समुद्र के जरिए जमीन पर सैनिकों को उतारने की तैयारी हो तब इस्तेमाल इसका ही किया जाता है। आर्ग में 3 मुख्य युद्धपोत होते हैं जिन्हें मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी कहते हैं। इनमें 4,500 से ज्यादा ऐसे नौसैनिक होते हैं जो जमीनी हमला करने में माहिर होते हैं। तो फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर उतरेंगे? क्या कार्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप की कोई रणनीति है? इन युद्धपोतों में सैनिकों के अलावा F-35 जैसे फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, समुद्री तटों तक जाने के लिए लैंडिंग क्राफ्ट्स मौजूद होते हैं। आर्ग युद्धपोतों की एक खासियत यह भी है कि इनकी तैनाती बहुत जल्दी हो जाती है। ये युद्ध के मैदान में तुरंत जमीनी हमला शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब ईरान के साथ जमीनी युद्ध में उतरने की एक बड़ी प्लानिंग कर चुका है और अब वो अपनी नौसेना को युद्ध के शतरंज की बिसात पर बिछा रहा है। इस वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरान में युद्ध में बिजी हैं। यूएसएस एब्राहम लिंकन अरब सागर में, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में। ये दोनों अभी ईरान पर हवाई हमलों और मिसाइल अटैक की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन अब इन 3 युद्धपोतों का आना गेम चेंजर होगा। इसके अलावा आर्ग यानी जमीनी सेना उतारने वाले युद्धपोतों का दल यूएसएस ट्रिपली, यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स, यूएसएस सैन डिएगो को 20 दिन पहले ही जापान से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया गया। अनुमान है कि अगले 7 दिनों में ईरान के पास ये पहुंच जाएंगे। और अब अमेरिका ने जो ये 3 नए युद्धपोत रवाना कर दिए हैं, यूएसएस बॉक्सर, कॉमस्टॉक, इन सब के साथ माना जा रहा है कि युद्ध की स्थिति और भयावह हो सकती है। अमेरिकी सेना का मूवमेंट बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत चालाक इंसान है। वो बातचीत और शांति की बात करके अमेरिकी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से बड़ी सीख लेकर अब पूरी शक्ति से उतरना चाहता है। हालांकि अमेरिका के लिए अब भी ईरान युद्ध आसान नहीं है। भले ही उसने जमीनी सैनिकों की तैनाती वाले युद्धपोत रवाना कर दिए हों, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात ईरान की मिजेट सबमरीन है। मिजेट सबमरीन दरअसल छोटे साइज की सबमरीन्स हैं जिन्हें खासतौर से सीक्रेट मिशन, समुद्री तटों, बंदरगाहों के आसपास के सैन्य ऑपरेशंस, टारगेटेड हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सबमरीन स्टेल्थ तकनीक पर काम करती हैं, यानी इनकी मूवमेंट कहां से कहां जा रही है इसके बारे में किसी को ऊपर से कुछ पता नहीं चलता। इन्हें ऑपरेट करने के लिए कम लोग चाहिए, इसीलिए कम दूरी के टारगेटेड मिशन में काफी कामयाब ये मानी जाती है। मिजेट सबमरीन्स के जरिए ईरान अपने कमांडोज को दुश्मन युद्धपोतों के पास तैनात कर सकता है। वो पानी में रहकर उन्हें तबाह कर सकता है। इसके अलावा मिजेट सबमरीन समुद्री माइंस बिछाने में माहिर है। समुद्री माइंस के दुश्मन के युद्धपोतों को काफी नुकसान पहुंचता है। ईरान अभी तक इसी वजह से समुद्री हमले से बचा है। मिजेट सबमरीन्स अपने छोटे टॉर्पीडोज के जरिए भी दुश्मन युद्धपोतों को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे ही युद्धपोत जो दुश्मन देशों के। ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। भारत भी इससे छूता नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस युद्ध के असर को लेकर देशवासियों से तैयार रहने की अपील की। युद्ध का सबसे बड़ा असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है। कच्चा तेल, गैस का संकट हर देश को परेशान कर रहा है। सभी देश इस संकट से निपटने के लिए अलग अलग तरह की तैयारियां कर रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया पेट्रोल की कीमतों में 32% की बढ़ोतरी, 32%। इसके अलावा पाकिस्तान, जहां पर 25% का इजाफा, अमेरिका में 24%, दक्षिण कोरिया में 13%, जर्मनी में 12%, चाइना में 10% की बढ़ोतरी की गई। यानी हर छोटे बड़े देश ने इस संकट से निपटने के लिए अपने यहां पेट्रोल डीजल की कीमतें 1% से लेकर 32% तक बढ़ाई। सिर्फ यही नहीं, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए इन देशों ने कई तरह के कदम उठाए, जैसे स्कूल, कॉलेज को 2 से 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम देने के लिए कहा गया है। कई पेट्रोल पंप्स में ग्राहकों के लिए कोटा तय किया गया है। नागरिकों से सार्वजनिक यातायात इस्तेमाल करने की अपील की गई है। कुछ देशों में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स को रात 9 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां तक भारत की बात है, अभी तक भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हां, प्रीमियम पेट्रोल की कीमत जरूर 2 रुपए बढ़ाई गई। अभी तक इसको लेकर की जो सामान्य पेट्रोल और डीजल है, उसकी बढ़ोतरी को लेकर कोई चर्चा भी नहीं है। भारत ने संकट से निपटने के लिए कच्चे तेल के आयात के 41 देशों तक फैला दिया है। अभी तक हमारी निर्भरता कहां थी? ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों पर थी। हमारे पास तकरीबन 74 दिन के कच्चे तेल का भंडारण है। इसमें तेल कंपनियों के पास करीब 64 दिन के इस्तेमाल जितना कच्चा तेल होता है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी हैं, जिसमें 53 लाख टन कच्चा तेल है जो 10 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ऐसा दावा किया गया है कि हमारा एसपीआर अभी करीब 36% खाली है, यानी एसपीआर में केवल 6 दिन के इस्तेमाल जितना कच्चा तेल है। तो तकनीकी रूप से देखें तो हमारे पास करीब 70 दिन के इस्तेमाल लायक कच्चा तेल बचा है। इसीलिए भारत में कच्चे तेल को लेकर घबराहट कम है, क्योंकि हमारे पास अभी कच्चा तेल है। हम कई अन्य देशों से आयात भी कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल को लेकर हाहाकार की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। इसकी वजह से पेट्रोल की खपत कम है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से करीब 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उनको लाभ हुआ है। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। सबके ज्ञान का दरिया इतनी जोर से बह रहा है कि समझदार लोग अब सोशल मीडिया पर लाइफ जैकेट पहनकर आते हैं। नमस्कार।